Good morning, students. Welcome to Divine Public School Senior Secondary Maharajganj online classes. Students, today I have discussed class 11 physics. Class 11 physics में हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर से, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट. आई होप बोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं पूरा आशा करता हूँ. तो यूनिट और मेजरमेंट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं, क्योंकि बिना फिजिकल क्वांटिटी के हम मेजरमेंट नहीं समझ पाएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो चीजें हमें पहले जानना ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं. तो बहुत आसान सा डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. यानी जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी. इसको भी हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. वही हो जाएगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी. अब क्वेश्चन ये उठता है, मेजरमेंट पढ़ने से पहले टॉपिक है. देखिए फिजिक्स में हमारी स्टार्टिंग जो है, बहुत लोग स्टार्ट पहले ही कर देते हैं मैकेनिक्स वगैरह, लेकिन बिना इस चैप्टर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ये चैप्टर जो यूनिट और मेजरमेंट है, लगभग सभी फिजिक्स के चैप्टर में आपको इसका यूटिलाइज करना है. और क्लास 11 बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज क्लास 12 में फिर हमें समस्याएं आती हैं. तो हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी था. फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. अब बच्चों के मन में हमेशा दुविधा रहता है, क्या सर हम जिस चीज को भी माप सकते हैं, नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी. तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, इज फीवर, क्या फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो फीवर फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, ये पहली चीज जानना है. तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं भाई इनको फीवर इतना है, लेकिन हम फीवर नहीं नाप सकते. हम नापते क्या है, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी बट फीवर इज नॉट. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमको लगता है लेकिन है नहीं. एज लाइक हैप्पीनेस, कोई इंसान बहुत खुश है, कितना खुश है, दिस इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी. सैडनेस, कितना दुखी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर है, ना कि फीवर है. मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि फीवर जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है. तो नाप कह सकते हैं जैसे हम लोग एरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज द फिजिकल क्वांटिटी. जिसको भी हम मेजर कर ले दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. जो भी मेजर किया जा सकता है वही क्या कहा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है. अब क्वेश्चन उठता है कि सर अब आप आइए मेजरमेंट पे. देखिए बिना फिजिकल क्वांटिटी समझे हम मेजरमेंट नहीं समझ सकते. तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट. तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए मेजरमेंट क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं. तो 3 बार मैं काउंट करूंगा और देखिए अपने मन से आप मेजरमेंट बता पाते हैं कि नहीं. 1 2 एंड 3. ओके. तो मेजरमेंट क्या है ध्यान से समझिए. कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं विथ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. कंपैरिजन विथ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द मेजरमेंट. अब रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्या, रेफरेंस स्टैंडर्ड ही जानना जरूरी है, जिसको आगे चल के आप लोग एसआई के नाम से जानेंगे, यूनिट के नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस स्टैंडर्ड. अब जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, यदि मुझे इस बोर्ड का विथ
मेजरमेंट करना है कि विड्थ कितनी है, हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करना होगा। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्या इस बोर्ड की विड्थ नापने के लिए? तो सपोज करिए हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए ये मार्कर को यूज कर लिया, ये मार्कर को एक हमने स्टैंडर्ड मान लिया, इसी स्टैंडर्ड से हम इस बोर्ड की विड्थ रिप्रेजेंट करें। विड्थ इट मींस द लेंथ, एक तरह से कहा जाए तो लेंथ ही तो मेजर करना है, लेंथ ही तो आप देखना है हमें लेंथ कितना है। तो अगर हमें विड्थ नापने के लिए इसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया और हमने मेजर किया, सपोज करिए इसकी विड्थ आ गई 15, मार्कर, मार्कर्स नहीं लिखेंगे, मार्कर्स की बात हम नहीं कर रहे, हमने पेन को मार्कर को एक स्टैंडर्ड माना, मार्कर्स को नहीं। यानी इसकी जो लेंथ या ब्रेथ जो भी आप समझिए 15 टाइम्स इस मार्कर के बराबर है, 15 टाइम इस मार्कर के बराबर है। इसी तरह से इसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस स्टैंडर्ड को हमने माना है वही स्टैंडर्ड सारे स्टूडेंट माने। और सपोज करिए किसी बच्चे का ये आंसर हमारा 15 मार्कर आया और किसी का आंसर 10 पेन आ रहा है या 20 पेन आ रहा है, किसी का 3 बुक के बराबर आ रहा है, तो ये काफी कंफ्यूजन होता है। क्या किया जाए ऐसे कंडीशन, ऐसे कंडीशन पे क्या किया जाए हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए एक कमेटी बनी फ्रांस में और ये हुआ कि स्टैंडर्ड जो है वो, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड पर बहुत ज्यादा मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद फाइनली ये हुआ कि स्टैंडर्ड होना कैसा चाहिए। तो पहला पॉइंट सामने निकल के आया कि जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट मींस हर जगह वो एक्सेप्टेड हो, पूरे विश्व में एक जैसा ही हो, एक्सेप्टेड हो। पहला पॉइंट ये बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी हर जगह जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए, हर जगह एक जैसा हो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये आसानी से इजीली अवेलेबल हो, इजी। अब जैसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया किसी पेड़ को, पेड़ की लंबाई तो बढ़ेगी, तो हमेशा अवेलेबल आपको वह पेड़ नहीं मिल पाएगा उसी लेंथ का, यानी लंबाई बढ़ेगी। या हमने किसी आइस पार्ट को मान लिया, बर्फ को मान करके ऐसा कर रहे हैं, तो मेल्ट होता चला जाएगा, पिघलता चला जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में वो अवेलेबल इजीली नहीं होगा। इसलिए ऐसा स्टैंडर्ड मानेंगे जो पहले तो हर जगह वो एक्सेप्ट कर लिया जाए और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो आसानी से मिल सके। दूसरी चीज मैंने बताया कि पेड़ की लंबाई की बात किया, अब उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो चेंज ना हो, यानी इनवेरिएबल, इनवेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी, अगर ये तीन कंडीशन को आसानी से वो उपलब्ध हो, ये तीन कंडीशन अगर हमारे पास है तो उसे जो है हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस इजीली हम बोल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, मैंने पूछा कि बेटा अपना मास बताओ, तुम्हारा मास कितना है, मास कितना है। तो एक बच्चे ने बताया सर मेरा मास 35 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। क्या कंक्लूजन इससे निकला, 35 तो उसका क्या है, 35 क्या बता रहा है, 35 एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि 35 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो पता चल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये किलोग्राम क्या बता रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, यही स्टैंडर्ड ऑफ मास है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर जगह इसको माना जा रहा है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, ये मास का क्या है, स्टैंडर्ड है किलोग्राम को, यानी हम बोल सकते हैं कि मास का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, किलोग्राम। मास का स्टैंडर्ड क्या है, किलोग्राम। यहां तक पूरी बात शायद मुझे ये समझ आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, मैंने इसको रख दिया। अब जरा ध्यान से समझिए, मैंने
एक बच्चे से बोला, एक नहीं 3 बच्चों से बोला कि इसकी लेंथ बताओ कितनी है। 3 बच्चों ने मुझे आंसर दिया। पहले ने कहा कि सर इसकी लेंथ जो है, पहले वाले स्टूडेंट ने, सर इसकी लेंथ 2 मीटर। क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, इसकी लेंथ जो है 2 मीटर। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है। तीसरे ने कहा नहीं सर इसकी लेंथ जो है 2000 मिलीमीटर है। कौन सा सही है? सही कौन सा? तीनों सही है। तीनों सही है। तीनों इसलिए सही है कि पहले बच्चे ने जो रेफरेंस स्टैंडर्ड माना वो क्या माना? मीटर। दूसरे ने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या माना? सेंटीमीटर। और तीसरे ने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या माना? मिलीमीटर। यानी अलग अलग स्टैंडर्ड पर तीनों ने अपना आंसर लिखा है, तो तीनों सही। तो कंक्लूजन ये निकला कि ये जो वैल्यू आ रही है, जो मैग्नीट्यूड टोटल आ रहा है, वो है तो बराबर, लेकिन सबकी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस है वो अलग अलग है। और रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस बदलने से जो ये वैल्यू है, इट मींस द न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी बदल गया। वो भी बदल गया। तो 2 मीटर आ गया, यहां 200 आ गया है 2000। कंक्लूजन ये निकला कि जिसका रेफरेंस स्टैंडर्ड जितना बड़ा होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? उतनी ही छोटी होगी। रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस स्टैंडर्ड सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू 200, 2000, यहां ज्यादा बड़ा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो कौन है? मीटर। जिसका रेफरेंस स्टैंडर्ड बड़ा होगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला, इसे हम यूनिट बोल देंगे जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, और इसे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कंक्लूजन निकला कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर बढ़ाते हैं तो जो यूनिट है या जो स्टैंडर्ड डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। लेकिन कंक्लूजन फाइनली यही निकलता है। अच्छा एक चीज मैं अभी और इस पे डिस्कस करूं, उसके बाद आगे बताऊंगा आपको। ये तो समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा है तो यूनिट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यूनिट अगर बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करिए 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। क्वेश्चन उठता है सर बड़ा यूनिट कौन सा है? तो बेटा मैंने अभी क्या बताया, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बड़ी। तो छोटा कौन है, 4.2 या 1? 1। इट मींस वी कैन से दैट कैलोरी जो है वो बड़ी यूनिट है। कैलोरी कैसी यूनिट है? एक बड़ी यूनिट है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल थे। अब पूछा जाए सर कौन सी यूनिट बड़ी है? देखिए बच्चों ये चीज ध्यान देना, यहां पे तुरंत इसको देख करके आंसर मत बता दो। ये 10 की पावर -19 है, इसके साथ लाओगे अगर ये ज्यादा हो जाएगा, 1/10 की पावर 19 लगा के मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब ये है, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये छोटी है, ये एक बड़ा है। अगर ये छोटा है तो जूल बड़ा या ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बड़ा कौन हुआ? जूल। इट मींस जूल इज द ग्रेटर यूनिट एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता था और आप क्या समझे इस चीज से। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो एल आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो मैग्नीट्यूड हर केस में बराबर होगा। आप उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड बदल देते हैं
तो 100% न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी। इसलिए यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हो गया और ये आपको याद रखना है फार्मूला, आगे ये फार्मूला काम भी आपके आएगा। फार्मूला क्या डिराइव हुआ, N1 U1, पहले कंडीशन में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट और यूनिट जो है पहले वाली टर्म की, वो इज इक्वल होगा, इज इक्वल N2 U2, आप आगे भी ले सकते हैं N3 U3, ऐसे ही कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आगे जाकर के काम भी हमारे आने वाला है। N1 U1 बराबर N2 U2। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ और हम लोग कल इसी पे आगे बढ़ेंगे। इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, और फिर आगे फिजिक्स से बहुत इंटरेस्टेड कंडीशन और कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, थैंक यू एंड बी सेफ। घर पे रहिए सब लोग और घर पे ही आप पढ़ाई करिए। आपका होमवर्क आज का यही है, आप इसको रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो आप क्वेश्चंस पुटअप करके आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।